वेलकम स्टूडेंट्स। इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे न्यून तापों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। भौतिक विज्ञान की अनेक घटनाएं जैसे अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी अति न्यून तापों पर ही प्रेक्षित होती हैं। इसलिए लो टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। उनमें से प्रमुख है मिश्रण विधि, द्रव के वाष्पन द्वारा शीतलन। मिश्रण विधि को मिक्सर मेथड भी कहते हैं। सेकंड है कूलिंग बाय इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। थर्ड है संपीड़ित गैस के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस। फोर्थ है जूल थॉमसन एक्सपेंशन द्वारा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रुद्धोष्म विचुंबकन बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। सबसे पहले मिश्रण विधि की बात करें तो हम जानते हैं, हमने देखा है कि जब फेरी वाले आइसक्रीम वेंडर्स आइसक्रीम बेचते हैं तो उनके पास एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें बर्फ होती है और उसी का ही कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीज बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि बर्फ में नमक मिला होता है जिसके कारण वो डीप फ्रीज होता है। तो वो न्यूनतम ताप जो लवण को मिलाने पर प्राप्त किया जा सकता है उसे कहते हैं गलन का क्रांतिक ताप या यूटेक्टिक टेम्परेचर। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास 100 ग्राम बर्फ है और उसमें करीब एक चौथाई लवण NaCl मिलाया हमने, तो जो यूटेक्टिक टेम्परेचर होता है, गलन क्रांतिक ताप, वो -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। अब वाष्पन द्वारा शीतलन, ये भी हम देखते हैं क्योंकि जो गर्मी के दिनों में मटकी में पानी रखते हैं तो मटकी जो होती है तो अर्दन वेसल्स हैं, यानी कि मिट्टी से बने हुए मटके वगैरह, उनको ताप से उनको भट्टी में पकाकर बनाते हैं, उसमें छिद्र होते हैं और उनसे इवेपोरेशन होता है, वाष्पन होता है। उससे मटकी के अंदर का पानी, सुराही है, मटकी है, इनके अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। तो दाब घटाने पर सामान्य क्वथनांक से यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर द्रव उबलने लगता है। वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट वाष्प द्रव से ही ग्रहण करती है। इस कारण द्रव और ताप का ताप और कम हो जाता है। कीसम ने देखा कि जो द्रव हीलियम है उसका यूटेक्टिक टेम्परेचर बहुत कम 0.726 केल्विन हो सकता है। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। रेफ्रिजरेटर में द्रव प्रशीतक लिक्विड रेफ्रिजरेंट गैसें प्रयुक्त होती हैं। उदाहरण स्वरूप अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रियोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद वाष्पित पित्र द्वारा वाष्पन होता है। वाष्पन जो वेपर होती है
वो वाष्पन के परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो इसलिए परिवेश ठंडा हो जाता है, जो सराउंडिंग्स है वो ठंडी हो जाती है। कम दाब पर उत्पन्न वाष्प पंप द्वारा संपीड़ित में जाती है कंप्रेशर में, फिर कंप्रेशर से प्राप्त उच्च दाब पर संपीड़ित गैस कंडेंसर में, और कंडेंसर से वापस पुनः वही चक्र प्रारंभ हो जाता है। आइए समझते हैं जूल थॉम्सन प्रभाव। जूल थॉम्सन प्रसार किसे कहते हैं? सरंध्र डार्ट प्रयोग का वर्णन करके इसका सिद्धांत लिखिए। जूल थॉम्सन प्रभाव की समीकरण हमने निकाली थी मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग में। आइए इसे और समझने का प्रयास करते हैं। जब गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डार्ट द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने पर गैस के ताप में कमी होती है, तो यह प्रभाव जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। सरंध्र डार्ट में अनेक समांतर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जब गैस इन छिद्रों से गुजरती है तो गैस उपरोधी, जिसे कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस के कारण यह तार की तरह खिंच जाती है, इसके अणु खिंच जाते हैं। तो खिंचने में जो ऊष्मा है वो इसको जो अंतराण्विक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, उससे प्राप्त होती है। तो जूल थॉम्सन के अनुसार वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल कार्य करते हैं। गैस जब सरंध्र डार्ट से गुजरती है तो इसका प्रसार होता है और इससे गैस के अणु दूर दूर हट जाते हैं। इससे गैस के अणुओं को अंतराण्विक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इससे अणुओं की आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है, और जब ऊर्जा व्यय हो जाएगी तो ठंडा हो जाएगा। इस प्रयोग से एक और पुष्टि होती है, वो है अंतर आणविक बलों की उपस्थिति की पुष्टि जो पदार्थ में होती है। इसको आगे समझने के लिए हम एक पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट को भी समझते हैं। इस प्रयोग में वास्तविक गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वायु को जल वाष्प रहित करके संपीड़क सी द्वारा संपीड़ित करके कंप्रेशर द्वारा और तांबे की सर्पिलाकार नली एस में से गुजारते हैं। फिर एक धातु की नली छोटा ए इसमें प्रवेश कराते हैं। इस नली के मध्य सरंध्र डार्ट लगी होती है। यह डार्ट डब्ल्यू रुई या ऊन का सरंध्र कुचालक होती है। पोरस नॉन कंडक्टर या वेट कंडक्टर। इसे एक लकड़ी के बॉक्स बी में रख दिया जाता है ताकि सरंध्र डार्ट बाहर के वातावरण से पूर्णतः ऊष्मारोधित रह सके। सरंध्र डार्ट के दोनों तरफ की गैस का ताप नापने के लिए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का उपयोग करते हैं। ये सेटअप है जूल थॉम्सन सरंध्र डार्ट या पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट का। तो इसमें हम देख रहे हैं एक पिस्टन है सी,
इसमें गैस बनी हुई है और ये शीतलक नलियां है, ये शीतल जल है और ये मैनोमीटर है और यहाँ पर ये पोरस प्लग लगा हुआ है। एक ओर ताप T1 है और दूसरी ओर ताप T2 है। तो सभी वास्तविक गैसें उपरोधी प्रक्रम या थ्रॉटलिंग में ताप परिवर्तन दर्शाती हैं। सरंध्र डार्ट में से गुजरने के पश्चात ताप परिवर्तन दाबांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। सरंध्र डार्ट के दोनों तरफ नियत दाबांतर के लिए गैस का शीतलन प्रारंभिक ताप के बढ़ने से घटता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिस्टन A है, X है, पिस्टन Y है और ये गैस भरी हुई है। ये पोरस प्लग है और इसमें छिद्र है और यहाँ से निकलने के बाद गैस का दाब T2 और आयतन B2 और ताप T2 हो जाता है। चैम्बर A है, ये चैम्बर B है। जीटी प्रसार के सरंध्र डार्ट प्रयोग में जब गैस नियत दाब पर सरंध्र डार्ट में से रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होती है तो ताप में परिवर्तन हो जाता है। चित्र में ऊष्मारोधी पदार्थ से बनी हुई नली प्रदर्शित है। इसमें कोई गैस प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य भाग में एक सरंध्र डार्ट भी लगी हुई है। X और Y भारहीन व घर्षणहीन पिस्टन है। उपकरण ऊष्मारोधित होने से बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। A और B डार्ट के दोनों ओर के कक्ष हैं, माना प्रारंभ में कक्ष A में गैस है और B में नहीं है। अब A के प्रारंभिक प्राचल आयतन V1, दाब P1, ताप T1 है। गैस को पिस्टन X के द्वारा धीरे धीरे नियत दाब P1 पर सरंध्र डार्ट में भेजा जाता है। गैस कक्ष B में पहुंचकर प्रसरित होने लगती है तथा पिस्टन Y बाहर की ओर सरकता है क्योंकि गैस का प्रेशर बढ़ता है। नियत दाब P2 पर गैस का आयतन V2 तक प्रसारित होता है अतः गैस संपूर्ण रूप से कक्ष A से B में स्थानांतरित हो जाती है। गणितीय व्याख्या करें इसकी तो हम देखते हैं कि पिस्टन X में आयतन V1 से 0 तक घट गया है। दाब P1 है तो किया गया कार्य हो जाता है इंटीग्रल P1 dV फ्रॉम V1 टू V0। P1 कांस्टेंट है पोरस प्लग के से पूर्व। तो इसका समाकलन करने पर कुल कार्य हमें प्राप्त होता है W1 = P1 V1। अब पिस्टन Y पर कितना कार्य किया गया जो कक्ष B में से जुड़ा हुआ है। W2 = 0 to V2। V2 आयतन तक बढ़ा है तो V2 W2 जो है कार्य चैम्बर B में पिस्टन द्वारा किया गया P2 V2। गैस के प्रसरण में जो परिणामी कार्य है वो हो जाता है P2 V2 - P1 V1। तंत्र रुद्धोष्म रूप से विकृत है अर्थात बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है अतः गैस द्वारा किए गए कार्य में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। परिणाम स्वरूप तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। अब माना कि U1 और U2 गैस की प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जा है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी जो है जाती है U2 माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं डेल्टा Q = डेल्टा W। क्योंकि प्रक्रम रुद्धोष्म है
न बाहर से ऊष्मा आ सकती है न जा सकती है, ये du प्लस डेल्टा डब्ल्यू शून्य होना चाहिए। मान रखें ऊपर से तो u2 माइनस u1 प्लस p2 v2 माइनस p1 v1 इक्वल टू 0। रीअरेंज करने पर हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी केमिस्ट्री और फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है प्राप्त होती है, u2 प्लस p2 v2 माइनस u1 प्लस p1 v1 ब्रैकेट में 0। दिस इज नथिंग बट द एंथैल्पी है, टोटल हीट कंटेंट। तो u प्लस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस समीकरण से हम देख सकते हैं ये एंथैल्पी है यानी पूर्ण ऊष्मा यानी टोटल हीट कंटेंट। जेटी प्रयोग के उपरोधी प्रक्रम में गैस की एंथैल्पी नियत रहती है। अब इस समीकरण के अनुसार तीन प्रकार की गैसें हो सकती हैं। एक तो वास्तविक गैसें जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें रूम टेम्परेचर पर P2 V2 इज ग्रेटर देन P1 V1 यानी U2 इज लेस देन U1। बाद की आंतरिक ऊर्जा होती है कम हो जाती है क्योंकि उसके आधार पर ही कार्य होता है भाग। तो सरंध्र डार्ट में से गुजरने पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, गैस का शीतलन होता है। जबकि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो रियल गैसेस हैं, जो आइडियल गैसेस हैं, ये रियल हो गई और एटमॉस्फेरिक हो गई और ये आइडियल हो गई, आइडियल गैस। इसमें ये बराबर होंगे तो अपरिवर्ती होता है और थॉम्सन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता रियल गैसेस में। जबकि कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी हैं कि जिनमें रूम टेम्परेचर पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी वृद्धि होती है इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस से गैस का तापन होता है। लेकिन हाइड्रोजन जो हीलियम है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस से ये प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो इस व्याख्यान में इतना ही। आप देखें, समझें और इसके न्यूमेरिकल्स करें। अगले व्याख्यान में पुनः मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।